आज की क्लास स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो है पीएमएमसी, इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो सिर्फ डीसी सप्लाई में यूज किया जाता है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो डीसी सप्लाई में यूज किए जाते हैं वो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल सिस्टम कहलाते हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंट डीसी में यूज किए जाते हैं वो इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट होंगे और उनका जो टाइप होगा वो परमानेंट मैग्नेट टाइप का होगा, मतलब कि उसमें जो मैग्नेट यूज किया जाएगा वो परमानेंट मैग्नेट होगा। तो इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, कवर अप किया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है पी से परमानेंट, एम से मैग्नेट, एम से मूविंग और सी से कॉइल, आई से इंस्ट्रूमेंट। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा जाता है। तो ये डीसी सप्लाई में यूज किया जाता है दोस्तों। इसका स्केल यूनिफॉर्म होता है, एक समान स्केल मिलेगा इसका। इसका जो पॉइंटर होगा, ये पॉइंटर आपको इस साइड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और सेकंड साइड कंट्रोलिंग टॉर्क लगाया जाता है इसमें। इसका कंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा दोस्तों, कंस्ट्रक्शन एज अ सेम मिलेगा। इसके स्पिंडल में एक स्प्रिंग होगी, कंट्रोलिंग स्प्रिंग। और ये जो कंट्रोलिंग स्प्रिंग है दोस्तों, ये फास्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है। इस कंट्रोलिंग स्प्रिंग जो है, ये स्प्रिंग फास्फर ब्रॉन्ज की बनी होगी दोस्तों इसमें। तो ये जो कंट्रोलिंग स्प्रिंग है फास्फर ब्रॉन्ज की कैसे बनी होती है, क्योंकि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में इसे जब रखेंगे आप फास्फर ब्रॉन्ज की बनी हुई स्प्रिंग को, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसीलिए फास्फर ब्रॉन्ज की बनाई जाती है दोस्तों। ठीक है, ये जो परमानेंट मैग्नेट है इसी के कारण इसका पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट रखा गया है। परमानेंट मैग्नेट हमेशा इसमें लगा होने के कारण कि ये पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों इसमें आपको आयरन कोर मिलेगी, ये रेडियल टाइप का मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा इसमें, एन और एस पोल के बीच में यहाँ पर मूविंग करता है। और यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन जो है, ये आसपास का जो कोर मिलेगा वो एल्युमिनियम का फ्रेम होता है दोस्तों। ठीक है, बाकी इसका कंस्ट्रक्शन आपको सेम मिलेगा। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये डीसी मोटर के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल डीसी मोटर के वर्क जो है प्रिंसिपल पर वर्क करता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कंडक्टर को घुमाया जाए तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होते हैं। तो ये डीसी मोटर के प्रिंसिपल पर, फैराडे के इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन पर वर्क करता है दोस्तों। तो इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधार पर ये कार्य करता है, जो डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल है। इसमें परमानेंट मैग्नेट जो बना होता है वो एल्निको का होता है, फ्लक्स डेंसिटी हाई होती है दोस्तों इसकी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। और मैग्नेटिक जो फील्ड है वो रेडियल टाइप का मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्रिएट होता है दोस्तों। आगे देखेंगे हम इसमें, तो इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है और कंडक्टर पर जो फोर्स अप्लाई किया जाता है, ये फोर्स है वी आई एल साइन थीटा। ये जो फोर्स मिलेगा आपको दोस्तों, ये मिलेगा आपको एफ इक्वल वी आई एल साइन थीटा। अब यदि थीटा का मान 90 डिग्री रखते हैं तो साइन 90 हो जाएगा। और साइन 90 का मान क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। तो ये हो जाएगा बी आई एल साइन 90। इस तरीके से इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये आपको कैलकुलेशन करें तो बी आई एल निकलेगा दोस्तों, इतना मिलेगा आपको। ठीक है, इसको आगे देखेंगे हम इसमें। तो जब इसको कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों, कैलकुलेशन करेंगे तो क्या मिलेगा कि थ्री फेस इंडक्शन मोटर की तरह ये भी वर्क करता है दोस्तों, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की तरह ये भी काम करता है। क्योंकि इसमें भी जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर जैसे म्यूचुअल इंडक्शन का वर्क होता है वैसे ही इसमें भी होता है दोस्तों। ठीक है, अब यदि ये जो कंट्रोलिंग स्प्रिंग जो टॉर्क है, ये हम स्प्रिंग के द्वारा लगा रहे हैं, इसमें कंट्रोलिंग जो टॉर्क है वो स्प्रिंग के द्वारा लगाते हैं। तो इसका जो स्केल होता है वो यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म स्केल मिलेगा आपको इसका। सेकंड, इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट है दोस्तों इसलिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। टॉर्क जो है, टॉर्क वेट रेशियो, ये हाई सेंसिटिविटी वाला होता है इसका टॉर्क वेट रेशियो। इसमें नो मैग्नेटिक फील्ड एरर, कोई एरर नहीं होता इसमें दोस्तों। मैग्नेटिक फील्ड एरर आपको इसमें नहीं मिलेगा। बाहरी चुंबकीय क्षेत्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता इसमें, क्योंकि इसकी जो स्प्रिंग बनी होती है वो फास्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है। और फास्फर ब्रॉन्ज की जो स्प्रिंग है दोस्तों, उसमें चुंबकीय क्षेत्र का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका लिस्ट पावर कंजप्शन जो है 25 माइक्रो वाट है दोस्तों,
से 200 माइक्रोवाट तक। मतलब इसमें जो स्प्रिंग का यूज किया गया है वो भी पावर कंज्यूम करेगा, क्योंकि वो भी मटेरियल का बना हुआ है दोस्तों। तो ये जिस मटेरियल का बना होता है फास्फोरस ब्रॉन्ज का, कुछ पावर कंज्यूम करता है, इसीलिए जो एनालॉग टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं देते दोस्तों, उसका कारण यही है। तो इसमें लोएस्ट पावर कंजप्शन होता है, पावर की खपत बहुत कम होगी, वो भी माइक्रोवाट में। 25 माइक्रोवाट से 200 माइक्रोवाट के बीच में जो है पावर का कंजप्शन होता है। इसका मेन डिसएडवांटेज जो है दोस्तों, मेन डिसएडवांटेज है इसका, डिसएडवांटेज जो है वो कॉस्टली होता है इंस्ट्रूमेंट, और यूजफुल ओनली फॉर डीसी। कॉस्टलियर होता है, ये डीसी में यूज होता है, और यूजफुल जो है इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन सिर्फ डीसी में यूज होता है। ये पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट सिर्फ डीसी में होता है, एसी में यूज नहीं होता दोस्तों, ये याद रखिएगा, एसी में यूज नहीं होता। इसमें एरर भी होता है, क्योंकि ये एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है तो एरर तो होना जायज है। तो एरर कौन सी होती है इसमें, इसमें एजिंग इफेक्ट होता है दोस्तों। एरर कौन सा होगा, एजिंग इफेक्ट। तो जिसे अंडा प्रभाव कहा जाता है, एजिंग इफेक्ट, जब आगे इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, उसमें एजिंग इफेक्ट होता है। तो ये इसमें एजिंग इफेक्ट होता है दोस्तों। और ये एजिंग इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, ड्यू टू वीकिंग ऑफ परमानेंट मैग्नेट। ये परमानेंट मैग्नेट जो है वीक होने के कारण एजिंग इफेक्ट होगा। सेकेंड होगा ड्यू टू वीकिंग, जो है ड्यू टू वीकनिंग कंट्रोल स्प्रिंग। तो ये कंट्रोल स्प्रिंग के कारण भी होता है एजिंग इफेक्ट। जो कंट्रोल स्प्रिंग आपने यूज किया है फास्फोरस ब्रॉन्ज की, उसके कारण भी एजिंग इफेक्ट होता है दोस्तों इसमें। तो एरर भी होता है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में, इसलिए एक्यूरेट रीडिंग नहीं देगा आपको, एक्यूरेसी अच्छी नहीं होती। टेम्परेचर एरर होता है इसमें। थ्री, जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो परमानेंट मैग्नेट का, पीएमएमसी टाइप जितने भी इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे उसमें टेम्परेचर एरर भी होता है। मतलब कि एरर यानी होता है दोष, और ये हो जाएगा तापी दोष भी होगा इसमें। ताप के कारण, टेम्परेचर के कारण इंस्ट्रूमेंट सही रीडिंग नहीं देगा दोस्तों। ओनली वोल्ट मीटर जो है इसमें एरर होता है, टेम्परेचर एरर, अमीटर में नहीं होता दोस्तों। और इसका यूज करते हैं स्वैम्प रेजिस्टेंस यूज करके, इसको क्या करते हैं हम, इस टेम्परेचर एरर को दूर करते हैं। तो टेम्परेचर एरर को दूर करने का जो मेन सही तरीका है कि हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दें, तो ये टेम्परेचर एरर को क्या कर देगा, दूर कर देगा दोस्तों, अलग कर देगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसमें परमानेंट मैग्नेट टाइप इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में जो यूज करते हैं कंपोनेंट, इन कंपोनेंट में एरर भी होता है। और इन एरर को दूर करने के लिए ही हम दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ चीजों को अटैच करते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस को अटैच कर दिए जो मैग्नीन का बना हुआ है, तो जिससे टेम्परेचर एरर दूर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, अब ये जो टेम्परेचर को दूर करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाएगा वोल्ट मीटर में, वो रेजिस्टेंस होगा लो वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा, ये कॉपर वायर होगा इसमें, ये कॉपर वायर का बनाते हैं दोस्तों वोल्ट मीटर, लो वैल्यू का होगा। लेकिन इसमें जो रेजिस्टेंस लगाएंगे वो मैग्नीन का बना होता है। रेजिस्टेंस जो बना है दोस्तों ये मैग्नीन का बना हुआ रेजिस्टेंस है। तो मैग्नीन का बना हुआ जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को हम देखेंगे तो ये स्वयं रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। हाई वैल्यू का स्वयं रेजिस्टेंस इसमें यूज करते हैं। जो मैग्नीन का, यूरेका और मैग्नीन आपने नाम सुना होगा, हाई रेजिस्टिविटी होती है। तो मैग्नीन जो हाई रेजिस्टिविटी जिसकी होती है, जिस मटेरियल की, उसका हम रेजिस्टेंस यहाँ पर यूज करते हैं दोस्तों। चलिए, सेंसिटिविटी ऑफ पीएमएमसी वोल्ट मीटर। अब यदि यहाँ पर देखें हम, तो यदि थ्री फेज जैसे सप्लाई होता है, सिंगल फेज सप्लाई होता है, वैसे डीसी में थ्री फेज सप्लाई तो होता नहीं है, क्योंकि डीसी फ्रीक्वेंसी लेस है दोस्तों। तो जब डीसी सप्लाई देते हैं, यदि आपने 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज का डीसी सप्लाई, 200 वोल्ट का एसी सप्लाई है, और वहां पर 50 हर्ट्ज का एसी सप्लाई है, ठीक है। कहने का मतलब ये सोचिए कि एक वोल्ट मीटर आपने कनेक्ट कर दिया है जहां पर एसी सप्लाई दिया हुआ है, और आपने परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप का वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया आपने। तो क्या ये
पीएमएमसी टाइप जो वोल्टमीटर रीडिंग आपको देगा, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये डीसी टाइप इंस्ट्रूमेंट है तो रीडिंग नहीं देगा, रीडिंग नहीं देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए रीडिंग आपको नहीं देगा दोस्तों। तो याद रखिएगा, पीएमएमसी टाइप जितने भी इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे आपको, ये इंस्ट्रूमेंट ओनली डीसी में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम सेंसिटिविटी ऑफ पीएमएमसी वोल्ट मीटर। तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप का जो वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी कैसी होती है? तो इसे एस वी से शो किया जाता है, अपान इक्वल 1/IFS। तो ये जो है IFS फुल स्केल डिफ्लेक्शन है करेंट। तो IFS का मतलब होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करेंट, और ये जो SV है ये होता है ओम या वोल्ट में। ठीक है, SV की जो रीडिंग होगी ये ओम या वोल्ट में होगी, यूनिट होगी इसकी SV की ओम पर वोल्ट। IFS क्या होगा इसमें? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करेंट। तो हमें यहाँ निकालना है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो वोल्ट मीटर है उसकी सेंसिटिविटी, उसकी सुग्राहिता हम ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो इसकी सुग्राहिता ज्ञात करने के लिए हमें इस फार्मूले को रखना पड़ेगा। अब याद रखिए, यदि कोई इंस्ट्रूमेंट है आपके पास और ये इंस्ट्रूमेंट किस टाइप से है, 100 किलो ओम पर वोल्ट का है, इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। कैसे होगी कि 100 किलो ओम पर वोल्ट का कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसकी सेंसिटिविटी ऑब्वियसली अधिक होगी यदि रेजिस्टेंस को वहां कनेक्ट कर दें, और 1 किलो ओम पर वोल्ट की जो सेंसिटिविटी हो क्या होगी, कम होगी। तो जितने किलो ओम पर वोल्ट का इंस्ट्रूमेंट होगा या जितने किलो ओम अधिक का रेजिस्टेंस यूज किया जाएगा उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी वोल्ट मीटर बनाने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा वोल्ट मीटर के लिए उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम, ये कैसे होगी। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 वोल्ट रेंज वोल्टमीटर हैज द सेंसिटिविटी ऑफ 20 किलो ओम पर वोल्ट। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर। एक वोल्ट मीटर है जिसका रेंज 50 वोल्ट है, मतलब 50 वोल्ट तक का वोल्टेज मेजरमेंट कर सकता है दोस्तों। उसका जो रेजिस्टेंस है उसमें सेंसिटिविटी जो उसकी दी हुई है वो 20 किलो ओम पर वोल्ट दी हुई है। ठीक है, उसकी सेंसिटिविटी कितनी दी है, 20 किलो ओम पर वोल्ट। तो ये सेंसिटिविटी का मान दिया है 20 किलो ओम पर वोल्ट। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर। तो हमें क्या निकालना है, वोल्ट मीटर का टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। इसका फार्मूला है दोस्तों टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करने का, आर इक्वल क्या होता है, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस कैसा निकालेंगे, 20 किलो ओम, क्योंकि ये 20 किलो ओम है। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों, वोल्ट वी। तो ये वी हो जाएगा 50 वोल्ट दिया हुआ है, तो 20 किलो वोल्ट इंटू 50 हो जाएगा। तो ये जो किलो है मतलब कि 10 पे कितनी घात होती है, 3 की घात। याद रखिएगा किलो में 10 पे 3 की घात होती है। तो यहाँ पर मान क्या हो जाएगा, ये 50। ठीक है, तो यहाँ पर मान हो जाएगा रेजिस्टेंस का 1000 ओम। क्या हो जाएगा इसका, 1000 ओम। अब इसकी सेंसिटिविटी निकालना है, तो सेंसिटिविटी निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे कि आर इक्वल रेंज इंटू सेंसिटिविटी। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये फार्मूला होता है, रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये फार्मूला है दोस्तों, आर रेंज आर इंटू सेंसिटिविटी। ठीक है, अब यदि इसको हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैसे निकालेंगे। एक डी आर्सनवल टाइप का कोई गैल्वेनोमीटर है और उसमें 50 माइक्रो मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो उसमें एसवी का डेल वी का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये भी आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं दोस्तों। अब यदि हमें अमीटर का रेंज बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो अमीटर का रेंज बढ़ाना है हमें, जैसे कि
50 वोल्ट तक मेजरमेंट करने के लिए कोई वोल्ट मीटर आपने बनाया है, वैसे ही आपने 100 एम्पियर या 50 एम्पियर की रेंज से आपको इंक्रीज करना है, मतलब कि 100 एम्पियर तक की आपको करंट मेजर करना है। और आपके पास वोल्ट मीटर दिया हुआ है 50 वोल्ट तक का दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो वोल्ट मीटर के लिए हो गया। यदि कोई अमीटर है और वो 50 एम्पियर तक की करंट को मेजरमेंट करने के लिए उसमें स्केल बना हुआ है और हमें 100 एम्पियर की करंट को मेजर करना है, तो हम ऐसा क्या करेंगे कि वो अमीटर 100 एम्पियर की करंट को मेजरमेंट कर सके, उसके लिए ऐसा अरेंजमेंट क्या करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए एक्सटेंशन ऑफ रेंज फॉर अमीटर, तो हमें अमीटर की रेंज यदि बढ़ाना है 50 एम्पियर तक की करंट मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास अमीटर है और हमको क्या करना है उसमें 100 एम्पियर की करंट को मेजरमेंट करने के लिए उस अमीटर को हमें डिजाइन करना है। तो उसके लिए ऐसा क्या करेंगे कि 100 एम्पियर की करंट को मेजरमेंट कर सके, ठीक है दोस्तों। तो उसका मैकेनिकल जो अरेंजमेंट होगा, ऐसा क्या करेंगे, क्या लगाएंगे उसमें। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे संट मल्टीप्लायर हमने पढ़ा था वैसे ही यहाँ पर भी उसी का यूज करेंगे हम। यदि कोई अमीटर है और उस अमीटर की आपको रेंज बढ़ाना है, समझो कि 5 एम्पियर की करंट मेजरमेंट करके दिखाता है कोई अमीटर और उसको हमें 20 एम्पियर की करंट मेजरमेंट करना है उससे, तो हम ऐसा क्या करेंगे कि उसका रेंज बढ़ जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अमीटर के पैरेलल में, अमीटर के समांतर में लो वैल्यू का एक रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर देंगे इसमें। ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसकी वैल्यू जो होगी, रेजिस्टेंस का मान वो कम होगा, मतलब आर का मान क्या मिलेगा, लो वैल्यू का एक रेजिस्टेंस होगा और वो पैरेलल में जुड़ा होगा। तो यहाँ पर यदि ये अमीटर 5 एम्पियर की करंट मेजरमेंट करने के लिए इसका स्केल दिया हुआ है, अब यदि शंट में एक शंट रेजिस्टेंस आप इसमें पैरेलल में लगा देते हैं, तो अब ये 15 एम्पियर की करंट तक को मेजर कर लेगा। अर्थात हमने क्या किया, जब ये पुराना ओल्ड था शंट रेजिस्टेंस, जब हमने कनेक्ट नहीं किए थे तो ये 5 एम्पियर की करंट को मेजरमेंट कर रहा था, उसका स्केल उतना ही था। लेकिन अब क्या हो जाएगा, ये 15 एम्पियर की करंट को मेजरमेंट कर सकता है। उसके लिए हमने क्या किया, इसके पैरेलल में लो वैल्यू का एक शंट रेजिस्टेंस लगा दिए RSH, जिसके कारण ये जो है इसकी रेंज बढ़ गई। तो कभी भी याद रखिएगा दोस्तों, अमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए उसके समांतर में पैरेलल में लो वैल्यू का एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है, जिसके कारण अमीटर की रेंज बढ़ जाती है दोस्तों। तो अमीटर की रेंज यदि बढ़ाना है तो समांतर में हम लो वैल्यू का एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, जिससे अमीटर की रेंज बढ़ जाएगी दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। शंट मल्टीप्लायर जैसा पढ़े थे हमने वैसा ही है। इसमें आई ए आर ए इक्वल आई एस एच आर एस एच हो जाता है। और यदि इसकी करंट का मान निकालेंगे हम, तो करंट निकालने के लिए ये फार्मूले बनते हैं दोस्तों, आई ए इक्वल आर ए इक्वल आई एस एच इनको आर एस एच। तो ये आर ए जो है ये अमीटर का रेजिस्टेंस हो जाएगा, आई ए अमीटर की करंट, ये टोटल आई करंट होगी सर्किट की करंट, आई एस एच जो है शंट में फ्लो होने वाली करंट है दोस्तों। इस तरीके से इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ISH जब निकालना है हमको, शंट रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट, तो उसका मान कैसा निकलेगा, IAR/RSH। टोटल करंट निकालना है सर्किट की, उस अमीटर में कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो आई इक्वल आई ए प्लस आई एस एच हो जाएगा। या तो हम इस तरीके से भी आई एस एच फाइंड आउट करना है, तो आई टोटल जो करंट है, आई इज कॉल्ड टोटल करंट सर्किट की, और आई ए इज अमीटर की करंट, ये हो जाएगी अमीटर की में फ्लो होने वाली करंट। आई ए का मतलब हो जाएगा अमीटर में फ्लो होने वाली करंट। तो इस तरीके से इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। तो टोटल करंट सर्किट की हम निकाल सकते हैं इससे, इस फार्मूले से। तो याद रखिएगा, जब भी ऐसा आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि यदि कोई अमीटर है और उस अमीटर के रेंज को हमें बढ़ाना है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, तो याद रखिएगा दोस्तों, शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे लो वैल्यू का, जिसका मान क्या हो जाएगा,
कम होगा, लो वैल्यू का एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, जिसके माध्यम से हमें क्या मिलता है कि रेजिस्टेंस का मान लो वैल्यू रहेगा, कम मान रहेगा, और इसके माध्यम से ये मल्टीप्लाइंग पावर होती है दोस्तों, याद रखिएगा, आई एम इज कॉल्ड मल्टीप्लाइंग पावर। और जो हम अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए लो वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, ये उसी को एम कहा जाता है, मल्टीप्लाइंग पावर। तो एम इस मल्टीप्लाइंग पावर इज कॉल्ड एम इक्वल आई ए अपॉन आई एम हो जाएगा। और ये फार्मूला कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, यदि ज्यादा ही डीप पूछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि अभी सब भारत स्किल के ऐप से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों के एग्जाम के क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, आईटीए वालों के। और जो हायर एजुकेशन वाले हैं उनके लिए बुक से जो पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं वहां से आ रहे हैं। तो याद रखिएगा मल्टीप्लाइंग पावर है एम, और ये जो आई दिया है ये आई क्या हो जाएगा, आई इज कॉल्ड सर्किट की टोटल करेंट, सर्किट की टोटल करेंट हो जाएगी। और उसके बाद ये जो हो जाएगा दोस्तों 1 + RA/RSH, तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा मीटर का, RSH शंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। इन दोनों को हम इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं दोस्तों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेंगे, एक मीटर दे देगा आपको, 1 milliampere ammeter of 100 ohm internal resistance is to be converted into 0 to 100 milliampere ammeter. Calculate the shunt resistance required. तो शंट रेजिस्टेंस कितने वैल्यू का होगा ये पूछा गया दोस्तों इसमें। तो ये 1 मिली एम्पियर का एक अमीटर है, 100 ओम उसका रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सब वैल्यू दी हुई है दोस्तों। और ये 0 से 100 मिली एम्पियर मीटर के इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अभी 1 मिली एम्पियर है, हमें उसके 100 मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना है। मतलब हमने क्या कर रहे हैं, इसकी रेंज बढ़ाना है, हमें अमीटर की क्या करना है, रेंज बढ़ाना है। अभी तक 0 से 1 मिली एम्पियर की करेंट को मेजर करता था, अब वो 0 से 100 मिली एम्पियर की करेंट को मेजरमेंट कर सके, तो हमें शंट रेजिस्टेंस जो लगाएंगे वो कितने वैल्यू का लगाएंगे, कितने ओम का होगा शंट रेजिस्टेंस, उसको हमें ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों हम इसमें देखते हैं, हमारे पास आई ए का मान दिया है, आई ए का मान दिया है 1 मिली एम्पियर, ठीक है, आई ए का मान 1 मिली एम्पियर, आर ए का दिया है 100 ओम। आई एस एच का मान जब हम निकालेंगे तो आई एस एच इक्वल क्या होता है दोस्तों, आई एस एच बराबर आर ए माइनस आई हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आई एस एच का जो मान निकालेंगे तो वो निकलेगा 100 - 1, 100 - 1। तो जब 100 - 1 करेंगे तो आई एस एच का मान निकल जाएगा दोस्तों 99 एम्पियर, 99 एम्पियर निकल जाएगा। तो इसमें आई ए का मान 1 मिली एम्पियर, आर ए का मान हो जाएगा 100, और आई एस एच का मान है 99 मिली एम्पियर, और आर एस एच का मान हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकलेगा 100/99 है, तो 99 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1.0 बार जाएगा दोस्तों। तो आर एस एच का मान निकल जाएगा 1.01 ओम, 1.01 ओम।